या ब्लैकमेलिंग भारत अब नहीं सहेगा। जी हां, ये नए भारत की नई युद्ध नीति है। ये दुनिया को संदेश है कि हमें शांति से जीने दीजिए, नहीं तो तारीख और वक्त हम तय करेंगे। संयोग देखिए कि पीएम मोदी का देश के नाम जब संदेश आ रहा था तो दिन था बुद्ध पूर्णिमा का। उस बुद्ध पूर्णिमा का जिस पर 1974 में पोखरण में बुद्ध मुस्कुराए थे। भारत ने परमाणु ताकत हासिल की, युद्ध में शांति के लिए नई लकीर खींची गई और अब 2025 की बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के लिए रेड लाइन और डेड लाइन खींच दी है। लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। पीएम मोदी का ये भाषण, जिसमें संदेश सिर्फ आतंकियों, उनके आकाओं और पाकिस्तान के लिए ही नहीं था, बल्कि दुनिया को भी भारत की तरफ से साफ ऐलान देना था। जो भारतीय जवानों के शौर्य का श्रेय लूटने की जुगत में लगे अमेरिका के लिए भी था। जख्म हमें मिला तो इलाज भी भारत ही करेगा। हमें अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क का डॉक्टर नहीं चाहिए। आदमपुर से पीएम मोदी के हुंकार और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के सॉलिड सबूतों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक विस्तृत रिपोर्ट देखें। 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम 22 मिनट का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने 1400 शब्द बोले, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला, पाकिस्तान और आतंकवाद, परमाणु हथियार, सेना, पीओके, सीज फायर के हालात, स्वदेशी हथियार, सिंधु जल समझौते के साथ टेरर थ्रेट और टॉक पर पाकिस्तान के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी और बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर भी पॉज है, लेकिन ये भारत का वोट टिक टिक करता हुआ एक बम है जो किसी भी आतंकी हरकत पर पाकिस्तान के सीने में जाकर फटेगा। आतंक पर भारत का प्रहार अब न्यू नॉर्मल है और पाकिस्तान अब इसकी आदत डाल ले। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर, सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया, तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। विश्व समुदाय को भी कहूंगा,
हमारी घोषित नीति रही है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पीएम मोदी ने न केवल भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम किया, बल्कि पाकिस्तान को जमकर लताड़ भी लगाई। यानी कल पाकिस्तान को बड़ा संदेश और आज जवानों के साथ दिखे पीएम मोदी। आदमपुर एयरबेस में जवानों का जोश बता रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को किस कदर पीटा। भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस। सेना के साहस को सलाम करने आदमपुर एयरबेस पहुंचे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया। आदमपुर पहुंचकर पीएम मोदी के पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भी उन्होंने तहस नहस कर दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सेना फन कुचल कर आई है। सीमा पर जवानों का जोश हाई है। आदमपुर का ये एयरबेस ध्यान से देख ले पाकिस्तान। पीएम नरेंद्र मोदी का सुबह सुबह आदमपुर एयरबेस पर पहुंचना पाकिस्तान को मैसेज है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदमपुर में जवानों का जोश और उनकी हौसला अफजाई करते पीएम मोदी की यह तस्वीर अब पाकिस्तान को मिसाइल से भी ज्यादा चुभ रही होगी। दरअसल पाकिस्तान ने फर्जी दावा किया था कि उसने भारत के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। इसे लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि सिरसा और आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाने के पाकिस्तानी दावे पूरी तरह से गलत थे। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इन एयरबेस की तस्वीरें भी दिखाई गई थी, जिनमें दिखाया गया कि वहां सब कुछ सामान्य है, नॉर्मल है। ऐसे में पीएम मोदी के आदमपुर दौरे ने पाकिस्तान के झूठ की पोल पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दी है। यही नहीं, भारत दुनिया को भी साफ साफ कह चुका है कि भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक प्रहार करेगा। ये दुनिया के लिए क्लियर मैसेज है, अमेरिका के लिए भी, जो अपने ट्वीट में पाकिस्तान के भी परमाणु संपन्न मुल्क होने की बात कह रहा था। और ऐसे में भारत सरकार का संदेश भारतीय जवानों के शौर्य का श्रेय लूटने की जुगत में लगे अमेरिका के लिए भी था कि जख्म हमें मिला है तो इलाज भी हम ही करेंगे। हमें अमेरिकी या दूसरे किसी मुल्क का डॉक्टर नहीं चाहिए। जी हाँ, भारत का ये नया वॉर डॉक्ट्रिन है और दुनिया के लिए हार्डकोर मैसेज क्लियर एंड कट है कि पाकिस्तान में आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग करके नहीं देखा जाएगा। यानी 2001 से लेकर पहलगाम अटैक तक के सारे जख्म के बाद पिक्चर नो मोर पर खत्म हुई है और अब सेना के साथ पीएम मोदी के भाषण का निचोड़ भी वही नो मोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। तो सैनिकों के सम्मान में प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां से संदेश फिर से पूरी दुनिया को दिया कि हमारे सैनिकों का शौर्य क्या है और जो झूठ का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने फैलाया था उसका खुलासा भी कर दिया। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रिटायर्ड कर्नल अमरदीप त्यागी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ में रिटायर्ड कर्नल शिवानंद सिंह सोलंकी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, बहुत स्वागत है सोलंकी सर आपका भी। सबसे पहले सोलंकी सर, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं जिसमें प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी और देश के अंदर भी कुछ लोगों ने बड़े सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि जब हम इतने एज पर चले गए थे तो फिर सीज फायर की क्या जरूरत थी, और अमेरिका ने क्रेडिट लेने के लिए पहले ही अपनी तरफ से ट्वीट कर दिया और कल पीएम के संबोधन से पहले फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति आके वहीं झूठ की बात कहकर चले गए पूरी दुनिया के सामने। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने बोला उसमें 7 से 8 ऐसे पॉइंट हैं जो कि बहुत मजबूत थे और बड़े कड़े संदेश उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ उन तमाम लोगों को भी दे दिया जो कि सरपरस्ती तो आतंकवाद का करते हैं लेकिन क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। सोलंकी सर, मेरी आवाज आप तक गई?
चलिए, शायद कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन जो बात प्रधानमंत्री ने कही और वहां से जो मैसेज पूरी दुनिया में गया वो साफ तौर पर यहां पर एक संदेश के तौर पर है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। न्यू पॉलिसी के साथ अब जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी रहेगा। अगर आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, भारत पर हमला किया गया, तो ये अभी सिर्फ स्थगित किया गया है, ये कंटिन्यू रहेगा और ये नई पॉलिसी के तहत है। पहले ऑपरेशंस होते रहे, उनके नाम बदलते रहे, नए ऑपरेशन नए नाम के साथ आते थे, लेकिन अब जो ऑपरेशन सिंदूर है वो एक न्यू पॉलिसी के तहत है और वो टू बी कंटिन्यूड रहेगा आतंकवाद के खिलाफ। सर, मेरी आवाज आप तक जा रही है सोलंकी सर? चलिए, शायद आवाज नहीं आ पा रही है। कर्नल अमरदीप त्यागी, जो कड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है देश को संबोधित करते हुए और फिर जवानों के बीच में जाकर उनकी शौर्य गाथा को पूरी दुनिया के सामने उन्होंने रखा, कितना कड़ा मैसेज आप देख रहे हैं कि हाँ दिया गया है दुनिया को, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि अमेरिका को भी आईना दिखाया गया कि क्रेडिट लेने की इतनी होड़ मत करिए, आप व्यापार के लिए हम पर दबाव नहीं बना सकते, फैसला हमने किया है, तब तक के लिए स्थगित किया है जब तक कि इसकी जरूरत होगी या आतंकवाद का कोई प्रहार भारत पर नहीं होगा। देखिए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, वेरी गुड ऑडिटर, बहुत अच्छा बोलते हैं और जिस तरह का कड़ा संदेश इन्होंने पूरे मैं तो कहूँगा विश्व को दिया है, खाली टोटली भी पाकिस्तान लेकिन जो अमेरिका वो दिया है वो बहुत अच्छा है। और ये जितना भी आज प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संदेश में या आदमपुर देश से जिस तरह उन्होंने सेना की जो हौसला अफजाई की वो काबिल तारीफ है। और ऐसा नहीं है, देखो भारतीय सेना आजादी के बाद से जितने भी युद्ध हुए उसमें भी अपना परचम रहा है। इवन बिफोर दैट ऑल्सो, इवन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर भारतीय सेना ने ही अंग्रेजी सरकारों पूरी सरकार को या अंग्रेजों को भी पकड़ दिलाई सारी दुनिया में। मतलब नथिंग न्यू अबाउट इट कि भारत की सेना ने कम से कम रिसोर्सेज होते हुए 1962 में चीन के साथ बहुत कड़ा लोहा किया और चीन की सेना को एक मैसेज दिया कि यस वी कैन फाइट in spite of having lack of equipment, lack of weapons, lack of clothing and everything. लेकिन सवाल ये है कि हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि जब जब आक्रांता ने हमारे पर हमला किया हमने किसी न किसी प्रेटेक्स्ट से उनको छोड़ दिया, जाने दिया। कितनी बार आक्रमण हुए और हमने फिर से अब हमने कहा अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो ऐसे करें। अगर का मौका हम क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान को? दिल्ली में आई कैन टेल यू फ्रॉम दिस चैनल, आज के जो भी डिबेट है, डिबेट के थ्रू मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज नहीं कल, आई कैन नॉट गिव यू द टाइम लाइन, बट पाकिस्तान अपनी हरकतों से बात नहीं आने वाला। वो आतंकवादी घटना करेगा क्योंकि वो उसके बेनिफिट का खेल है वो, ठीक है। वो सीधे सीधे भारत के साथ जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसको नहीं कर सकता। उसको चाहिए जो जिस तरह का लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट या जिस तरह इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अपने ड्रोन, मिसाइल और साइबर इन तीनों का प्रयोग किया, वो इसी तरह के अटैक या इस तरह की एक्टिविटी फिर से करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की सेना को जिस तरह ब्रीड होना चाहिए था उस तरह हम ब्रीड नहीं कर पाए। ये हमने 2-3 दिन में जो भी हमने सीजफायर किया, किन कारणों से किया, दैट इज इमटेरियल, बट व्हाटएवर इट इज, जो मैसेज पाकिस्तान की सेना को ज्यादा चाहिए था वो नहीं आया। देखिए, देश की जनता को या इवन बीइंग एक्स भूतपूर्व सैनिक होने के नाते से मैं आज जब ये कह रहा हूँ कि वी फेल्ट बैड। आई वाज सिटिंग ऑन द सम पर्टिकुलर चैनल ऑन दैट डे and then suddenly एंकर ने की सर की एक बड़ी खबर कि ट्रंप ने ये कहा, कौन से बड़ी ट्रंप, यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते, रक्षा मंत्री कहते, हमारे जो आर्मी कमांडर कहते, डीजीएमओ कहते, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते कि बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन द सीजफायर इज बीइंग डिक्लेयर्ड, इट वुड हैव बीन एक्सेप्टेड। देश की जनता को ये मैसेज समझ नहीं आया। इनफैक्ट टुडे आल्सो आई थिंक ट्रंप हैज ट्वीटेड अगेन कि मैंने दोनों देशों को और एक करा दिया, व्यापार की संधि करा दिया और संधि धंधे और ब्ला ब्ला जो वो कहता है। माय पॉइंट इज कि हाउ डेयर ही, ठीक है प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसी को हक नहीं देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट पॉइंट इज
who is he, how he got this message कि India and Pakistan going to on their agreed for ceasefire. When the talk was between DGMO to DGMO must have reported to Chief of Army Staff and he must have informed to the Chief of Prime Minister. जी तब बीच में कहां से आया? We have not understood. Again, फिर तो मैं कहता हूँ कि अगर मगर का सौदा नहीं, अगर वॉर मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ शांति हो, लेकिन उस शांति के लिए वॉर जरूरी है। और यदि हमने कहा कि अगर पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान, आई एम टेलिंग यू, 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, whatever time they may take, but they will do it again. And let's see, फिर अगर मगर का क्या होगा? My point is कि हम देश की जनता को इस तरह के भाषण से, मैं एक बस लास्ट पॉइंट कह रहा हूँ। जी सर प्लीज। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि पीओके लेके रहेंगे, 4 साल पहले कहा था, कब लेके रहेंगे, कौन सा मुहूर्त होगा, आई डोंट नो। भाई हमें क्यों पीओके चाहिए, क्यों? Why they want to play with the sentiments of the people of this country? देखिए हमें पीओके है, अपना कश्मीर जो है उसको संभालो। This is my mistake. क्योंकि पीओके के नाम पर यदि लड़ाई करनी है तो फिर लड़ाई करो। Just for saying कि पीओके लेंगे, जनता के सेंटिमेंट्स को भड़का दो। ठीक है सर। पीओके भाई जी, आप भी सहमत हैं क्या कि वाकई इस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी, मौका ऐसा था और देश के अंदर से वो आवाज भी थी, और सेना के पराक्रम को देखते हुए अगर पॉलिटिकली विल दिखाया जाता तो हम शायद उस मुकाम पर जा सकते थे जिसका जिक्र पॉलिटिकली किया जाता है, सदन के अंदर भी बोला गया। या आप जिस संबोधन पर हम चर्चा कर रहे हैं, आज जब प्रधानमंत्री जाते हैं सेना के बीच में, सैनिकों के बीच में उनकी सराहना करने, उन्हें सलाम करने, तो वहां से एक संदेश गया और पूरी दुनिया के लिए संदेश दे दिया गया है कि अगर और मगर की अब बात नहीं है, अब हम फाइनल कॉल ले रहे हैं। अब आगे अगर आतंकवाद की घटना हुई तो फिर कॉल सिर्फ भारत ही लेगा, कोई और देश नहीं। देखिए, इससे पहले आपको याद है कि काफी बड़े बड़े आतंकी हमले हमारे पर हो चुके हैं। 2002 में देश की लोकसभा पर हमला हुआ, 2008 में देश की राजधानी मुंबई पर हमला हुआ, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और काफी वहां पर विनाश हुआ था मुंबई में। तो एक्चुअली हमें उस वक्त भी इससे बड़ा जवाब देना चाहिए था। तो वो एक मुंबई पर जो हमला था, ये तो पहलगाम में इन्होंने आतंकवादियों ने टूरिस्टों को मारा अकेले में जाके कश्मीर में, पर ये तो देश की राजधानी पर प्रॉपर हमला किया था पाकिस्तान ने। तो ये सब हमारे पहले राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत कमी थी देश में, और चारों तरफ डिसीजन नहीं लिया जा रहा था। इसके कारण हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान ने हमारे देश को बड़ा सॉफ्ट समझा हुआ था और जब दिल चाहे वो आतंकी हमले कराता रहता था। इसके कारण ही पाकिस्तान ने हमारे पंजाब में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, जिसको हमारी देश प्रेमी जनता ने, पंजाब की जनता ने कंट्रोल करने में बहुत सहायता दी और हमारी सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा उसको कंट्रोल किया। इसके बाद हमारे कश्मीर में हमसे अलग करने की कोशिश की उसने। आतंकवाद उसने 1947 से ही चला रखा है कश्मीर में, और हमारी सरकार ने अभी तक ऐसी कोई प्रभावशाली कार्रवाई नहीं की थी जिसके द्वारा पाकिस्तान को सबक मिलता कि आतंकवाद जो है तुम्हें महंगा पड़ेगा। इस बार पहली बार जिस प्रकार से हमने उसके 12 आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया है, 4 एयर बेसों को तबाह किया है, ये पहली बार पाकिस्तान को एक सबक मिला है कि यदि इस तरह की हरकत देश भारत में की जाएंगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग प्रोसेस है, चालू है, ये खत्म नहीं हुआ है, ये हमेशा इसी प्रकार रहेगा। जब भी भारत पर आतंकी हमला होगा, इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत में पाकिस्तान को उसका करारा जवाब दिया जाएगा। इस बार तो इतना दिया है, इससे आगे पाकिस्तान कोई हरकत उससे करेगा, इससे भी भयंकर जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। और भारत ने फिर भी अपनी मानवता के प्रति अपना सहानुभूति दिखाई है कि भारत ने पाकिस्तान के किसी भी सिविल पॉपुलेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिविल इंस्टॉलेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी हॉस्पिटल को बर्बाद नहीं किया, किसी स्कूल पर हमला नहीं किया, किसी ऐसी जगह पर हमला नहीं किया जहां सिविल पॉपुलेशन रखो। हमने केवल उसके आतंकवादी कैंपों को समाप्त किया है या उसके एयर बेसों को समाप्त किया जहां से ड्रोन और मिसाइलों को उड़ा रहा था वो। इस प्रकार से भारत ने अपना सख्त और एक अच्छा स्टैंड पूरी दुनिया को दिखा दिया है
इसलिए पूरी दुनिया से कहीं से भी इसकी आलोचना नहीं हुई है। पूरी दुनिया ने इस बार भारत कदम का एक प्रकार से स्वागत ही किया है। तो इसलिए ये पहला मौका है जब दुनिया के किसी भी देश ने भारत की इस बात के लिए आलोचना नहीं की है। तो इसलिए पूरी दुनिया ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये भारत का सही कदम था और पाकिस्तान को ये मैसेज इस तरह समझ लेना चाहिए। ठीक है कर्नल त्यागी, जो आप कह रहे हैं कि अगर मगर की बात बहुत हो चुकी, अब वो मौका था, लेकिन उस मौके के बीच में जो सोलंकी सर कह रहे हैं कि हम मानवता की मिसाल हमेशा हमारे देश के लोग पेश करते रहे हैं, जब आज की परिस्थिति में अपने नागरिक विमानों की आड़ में पाकिस्तान और वहां की सेना हमला कर रहे थे तो भी हमने उनके आम नागरिकों का ख्याल रखा। लेकिन जो कसौटी पर परखने का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, आपको नहीं लगता है कि हां एक आखिरी मौका दिया गया है कि आपने अगर गिड़गिड़ाने के बाद, वादा करने के बाद कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, बख्श दीजिए, तो हम आपको एक आखिरी विकल्प दे रहे हैं और उसे परखेंगे, छोड़ेंगे नहीं? देखिए, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट टू सोलंकी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कारगिल ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन विजय, दैट टाइम ऑल्सो वी हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव देम अ बिफिटिंग रिप्लाई। वी शुड हैव क्रॉस्ड एलओसी दैट टाइम ऑल्सो, बट उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने हमें एलओसी क्रॉस नहीं करने दी। 2001 में जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया गया। इनफैक्ट कारगिल के बाद भी हमने कहा कि हमने पाकिस्तान का ये कर दिया, वो करके पाकिस्तान को तय करेगा। फिर ऑपरेशन पराक्रम में हमारी सेना 1 साल तक बॉर्डर पर पड़ी रही, बिल्कुल प्रिपरेशन ऑफ वॉर। उसके बाद 700 सैनिक हमारे मारे गए और तब भी हमने कहा कि सेना का इस तरह डिप्लॉयमेंट करके हमने ऐसा करके वैसा करके पाकिस्तान को ये दिखा दिया है कि यदि पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया तो हम उसको ऐसा जवाब देंगे। और तब से लेके अब तक आप देख लीजिए कितने आतंकवादी हमने जम्मू एंड कश्मीर को ले लीजिए, रियासी, कठुआ, पुंछ, पता नहीं कहाँ कहाँ कई मतलब 100 अराउंड 70-80 आर्मी पर्सन हैव बीन किल्ड। आज ये पहलगाम का एक इंसिडेंट होता है, हमने फिर उससे पहले बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक किया, तब भी हमने कहा कि पाकिस्तान को हमने सबक दिखा दिया है और उसके बाद पाकिस्तान कुछ नहीं कहेगा। अभी भी हमने एक तरह से ये जो एक काइंड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक थी, बिकॉज हमने ऑल आउट वॉर होता तो फिर उसमें सिविल पॉपुलेशन या कोई भी नहीं देखना था उसमें, लेकिन हमने फिर भी काइंड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक जो मिसाइल से हमने उनके जो 9 ठिकानों में हमला किया। बट इज दैट एनफ? पाकिस्तान जैसे देश को जहां की सेना आतंकवाद को प्रमोट करती हो, जहां की सेना के लिए आतंकवादी लाइक वो ऐसे उनको पैदा कर करके भेजती रहती है, और कैन बी ट्रस्ट दैट कि अब पाकिस्तान फिर नहीं करेगा? पाकिस्तान ने, मैं तो ये कहूंगा, पाकिस्तान हैज टेस्टेड ऑल इट्स वेपन और चाइना हैज टेस्टेड इट्स ऑल वेपन और दे हैव टेस्टेड आवर पेशेंस। बट हमने फिर कह दिया कि हमने पाकिस्तान को एक जवाब दे दिया है और पाकिस्तान आगे से कुछ करेगा तो फिर, और इतनी बार हम कह चुके हैं, हर बार आगे से कुछ करेगा तो ऐसा कर देंगे। भाई आगे से क्यों? अभी कर रहा है इन्होंने तो अभी क्यों नहीं ठोकते उसको? क्यों पाकिस्तान की सेना जैसे 71 में 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, ऐसे उसको सरेंडर कराते देशों को, जो जनरल मुनीर है उसको सरेंडर कराते और तब उसको शर्म आती, शक्ल दिखाने लायक नहीं होता वो, तब वो शायद कुछ समय के लिए ये आतंकवादी घटनाएं रुक जाती है। बिलीव मी, आई कैन से ओपनली और विद चैलेंज आई कैन से कि अगले 6 महीने, साल भर एक आतंकवादी घटना फिर हो सकती है। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू स्टॉप अंटिल एंड अनलेस उनके सोल्जर्स की डेड बॉडीज उनके कॉफिन्स में उनके घरों में नहीं जाएंगी, उनके जवान सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक आतंकवादियों का प्रोडक्शन वहां जारी रहेगा। दैट्स इट। ठीक है कर्नल सोलंकी, जो बात त्यागी सर कह रहे हैं कि हमने इतने चूंकि घाव खाए हुए हैं, इतने मौके हमने दिए हुए हैं, तो वो चूंकि आप दोनों लोगों ने सर्व किया है सेना में, वो घाव जो है बार बार याद दिलाते हैं कि हम ही वो घाव क्यों सहे। लेकिन उनका एक और भी उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया कि फितरत से बाज आएगा नहीं पाकिस्तान, और यही बात प्रधानमंत्री ने कही कि हम कसौटी पर परखेंगे, हम कसेंगे। जो वादा किया है वो आदत है, फितरत है तोड़ने की पाकिस्तान की, क्योंकि बिना आतंकवाद के वो रह नहीं सकता, क्योंकि वहीं से उसकी सारी चीजें इर्द गिर्द उसके रहती हैं और दबाव में भी रहता है ऐसा ही के। क्या आपको लगता है कि वक्त ज्यादा नहीं मिलेगा पाकिस्तान को
या इस बार का जो जवाब था वो कम से कम कुछ साल तक के लिए तो उसके ऊपर दबाव का रहेगा? क्योंकि यहां तक प्रधानमंत्री ने कह दिया विश्व समुदाय सुन ले कि हम किसी की ब्लैकमेलिंग, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग वाली धमकी नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां पर वहां की सेना और वहां की सरकार दोनों में मेल मिलाप नहीं है। आपने देखा होगा वहां पर एक बात, तो एक तरफ तो सीज फायर का ऑफर हो रहा है, दूसरी तरफ वो रोजाना सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं। तो वहां की सेना वहां की सरकार की नहीं सुनती है, और जब उसको दिल करता है वो इस तरह की हरकतों को चालू कर देती है। और नंबर 2, वहां की सेना परोक्ष रूप से वहां की जनता पर अपना नियंत्रण रखती आई है 1947 से लेकर के आज तक, और वो अपना नियंत्रण को बरकरार रखने के लिए भारत से दुश्मनी को अपनी जागृत दोबारा कर लेते हैं। और आपने सुना होगा उनके जनरलों की स्टेटमेंट भी, वो इस्लामी कट्टरपंथ की बातें कर रहे थे। उनके जनरल भी, जनरल आसिफ मुनी भी, उनके एक और दूसरे जनरल वो भी इस तरह की कट्टरपंथ की बात ही कर रहे थे, जैसे वो एक मौलाना हो, इस तरह के हो। तो इस मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिहादी तैयार करते हैं, जिनको वो जिहादी बोलते हैं, वो हालांकि होते आतंकवादी हैं। और पाकिस्तान ने आतंकवाद की फैक्ट्री अपने यहाँ लगा रखी है मदरसों के रूप में। ये 79 से शुरू हुआ था, जब अफगानिस्तान में रूसी सेनाएं आई थी, उनको भगाने के लिए अब अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में बदल दिया था। और वो आतंकवादी तैयार होते जा रहे हैं। ये आतंकवादी अभी भी तैयार हो रहे हैं वहां के मदरसों में। उन्हें काम पर लगाने के लिए वहां की सेना उन्हें भारत में भेजती है और तरह तरह की आतंकवादी घटनाएं कराती है। इसलिए जब तक पाकिस्तान की सेना की सोच में बदलाव नहीं आएगा, वहां की सेना जब तक इन कट्टरपंथ और आतंकवाद की फैक्ट्रियों को बंद नहीं करेगा, मदरसों की शिक्षाओं को नहीं, आपको लगता है आपका खुद इतना लंबा अनुभव रहा है, आपको लगता है, वही बात कर्नल त्यागी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसकी फितरत ही नहीं है सोच बदलने की, वो कैसे बदल सकता है? और हमें इतने मौके देने के बाद, इतने घाव सहने के बाद भी, अभी भी इतनी अच्छी विल पावर होने के बाद सेना ने अच्छा पराक्रम दिखाया, टेक्नोलॉजी में हम कई गुना ज्यादा आगे हैं, और फिर से वही मौका देने की बात। देखिए, उसका परिणाम है कि उसका दो हिस्सों में डिवाइड हो गया पाकिस्तान, एक बांग्लादेश बन गया, एक में पाकिस्तान बन गया। अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आया पाकिस्तान, और बलूचिस्तान में इतना बड़ा वहां पर विद्रोह चल रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा भी अलग हो जाएगा, और उसके बाद सिंध भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहने वाला, क्योंकि वहां का जो पंजाबी समुदाय है वो पूरे पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल करना चाहता है, अपना रूल करना चाहता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्से पिछड़े रह गए हैं, और केवल वो पंजाब नहीं अपना पूरा विकास पाकिस्तान कर रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान की सोच नहीं बदल रही है, तो उसी का परिणाम है कि आज बलूचिस्तान जो है उससे अलग होने के कगार पर पहुंच चुका है, और बार बार बलूचिस्तान की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां की सेना पर हमले कर रही है, और वहां की सेना का जो इमेज है पाकिस्तान में वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। क्योंकि किसी भी देश में पूरी रेल का अपहरण कर लेना, पूरे सैनिकों की गाड़ी के ऊपर हमला कर देना, जगह जगह सैनिकों को मारना, ये कहीं और देश में नहीं होता, केवल पाकिस्तान में हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ही जरिए पूरे दुनिया को, खासतौर से भारत को तंग करके रखा। बहुत शुक्रिया कर्नल सोलंकी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्नल त्यागी हमारे साथ आगे भी कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के उस पार क्या वाकई इस बार एक आखिरी मौका भारत ने दिया, या ये आखिरी मौका था पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देने का, इस पर चर्चा आगे करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है, और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यूपी में कायम हुआ है कानून व्यवस्था का राज।
2017 से पहले दंगे फसाद, अवैध कब्जे, उगाही और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जनता त्राहिमाम कर रही थी। लेकिन बीते 8 वर्षों में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस से भयमुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। बड़े अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए की कार्रवाई की गई। दुर्दांत अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे गए या सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। माफिया के अवैध कब्जे से लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर उन पर गरीबों के लिए बनाए गए हैं आवास। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला पीएसी बटालियन और सीसीटीवी कैमरों के जाल ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाया है अत्याधुनिक। स्मार्ट पुलिसिंग का परिणाम है कि महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया, लेकिन मामूली अपराध की घटना भी नहीं हुई। सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन का आधार, डबल इंजन की सरकार। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। अब भारत ने पाकिस्तान के लिए आतंकवाद के लिए नई पॉलिसी बना दी है, लेकिन नई पॉलिसी की क्या वाकई अब आज के दौर में जरूरत थी? कर्नल त्यागी इस बात से ही अपने आप को थोड़ा सा अलग हट के अपनी बात रख रहे थे। अब हमारे साथ कर्नल त्यागी भी हैं और साथ में रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार भी जुड़ चुके हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। और स्वागत है सर आपका भी। कर्नल त्यागी, जो आप कह रहे हैं कि इतने मौके देने के बाद अब नई पॉलिसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन भारत जो कि हमेशा से ही मानवता का ख्याल रखता है, आम नागरिकों का पाकिस्तान के भी उसने ख्याल रखा, उसको यह विकल्प चुनना पड़ा, क्योंकि जब अपने घुटनों के बल आ गया पाकिस्तान, तो वहां के डीजीएमओ को याद आया कि भारत के पास हम एक बार फिर से चलते हैं गिड़गिड़ाने के लिए। लेकिन यह गिड़गिड़ाना वो गिरगिट के जैसे रंग बदलने वाली फितरत है पाकिस्तान की। आपको लगता है कि पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ अब जो नई पॉलिसी है, वो नई पॉलिसी बहुत मजबूत होगी और कारगर होगी? एक मौका था देना। ऐसा है, जब डीजीएमओ ने अपने डीजीएमओ को कॉल किया था ना, भैया सरेंडर के पेपर लेके आ जाओ, एंड जैसे नियाजी ने अपनी पिस्तौल दी थी ना, उन्हीं को बोलो अपनी पिस्तौल इधर जमा करे और सरेंडर करे। ये कोई चीज पर किस बात से, क्यों सरेंडर, वो क्यों चीज पर? माई पॉइंट इज कि वो आज फिर रंग बदलेगा। वो पिछले 54 साल में 71 में सरेंडर होने के बावजूद वो ये सब कर रहा है। हम भी एक्सपेक्ट की ये करके वो फिर शुरू कर देगा। हम ऐसी बेवकूफियां क्यों करते हैं पृथ्वीराज चौहान की तरह? क्यों बेवकूफियां करते हैं कि हमने तराइन के पहले लड़ाई में उसको गौरी को छोड़ दिया और सेकंड बैटल में फिर उससे मुक्ति खानी पड़ी? वाई वी आर गिविंग प्रिपरेशन टाइम फॉर पाकिस्तान? डू यू थिंक कि यदि हम अपने आप को तैयार करेंगे, क्या पाकिस्तान अपने आप को तैयार नहीं करेगा? वाई पॉइंट इज चलो ओके, अभी तो ये हो गया, अभी तो कुछ हो नहीं सकता है, अभी तो ये करना है। नाउ माई पॉइंट इज, नाउ वी शुड अगेन प्रिपेयर आवरसेल्फ। देखिए आज हमारे देश की जो कंडीशन है, इट इज नॉट लाइक नॉर्मल। हमारा जो सबसे ट्रस्टेड अलाय था रशिया, वो खुद वॉर में इन्वॉल्व है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू कम फॉर आवर सपोर्ट। एंड वी आर नाउ सराउंडेड बाय ऑल फ्रॉम ऑल साइड्स, लाइक चाइना। पाकिस्तान तो चाइना की भोग में बैठा हुआ है। यदि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो चाइना को साथ मानो कि वी आर फाइटिंग ऑन टू फ्रंट। एंड आज की तारीख में बांग्लादेश भी हमारा अलाय नहीं बचा है। श्रीलंका अगेन गोइंग टू सेट इन द लैप ऑफ चाइना। नेपाल अगेन वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ गुड रिलेशन। भूटान वो कभी भी डोकलाम जो है चाइना को दे सकता है। माई पॉइंट इज इवन म्यांमार अगेन वहां पे कुछ है ही नहीं, वहां पे मिलिट्री जनता का राजा और जो बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं इसके साथ, वहां पे भी रिबल्स का पूरा कंट्रोल है। माई पॉइंट इज नाउ
नाउ वी शुड स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन आवर डिफेंस फोर्सेस। हम अपनी फौज पे, आप ये देखिए हम कितना कंसंट्रेट करते हैं अपनी फौज पे। पिछले जो 4-5 साल में कम से कम 3 लाख आर्मी की शॉर्टफॉल है, 3 लाख सोल्जर्स और शॉर्ट। जो कोरोना काल में भर्ती बंद हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं हुई है। ऊपर से हमने अगली भी अब इनके सहारे कहाँ लड़ने नहीं चाहिए। देन पाकिस्तान ने ड्रोन ब्रिगेड बना दिया है, हमें भी बनाना चाहिए। टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी चाहिए हमको, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें करना है। ठीक है, हमने बहुत कुछ किया है। आई एम नॉट सेइंग कि आवर गवर्नमेंट हैज नॉट डन एनीथिंग, दे हैव डन क्वाइट लॉट, बट much more is required if we have to counter these two proper enemies and no support from anywhere. We have to fight our own battle. तो हमें क्या करना होगा? यदि मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो हमने खुला के उसको बोल दिया कि बेटा तैयार होगा और हम तुम्हें सॉर्ट आउट करेंगे। तो नाउ एनिमी स्टार्ट पुश अप अगेन, वो अपने को फिर से तैयार करेगा। डोंट थिंक कि वो शांत बैठ जाएगा कि वो कुछ नहीं करेगा। 4, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बिल्कुल सही बात है कि उसकी फितरत नहीं बदली है और ये सालों से हम देखते चले आ रहे हैं। कैप्टन श्याम, जो बात कर्नल त्यागी कह रहे हैं कि इतने मौके देने के बाद अब एक मौका था, क्योंकि वो मौका खुद पाकिस्तान ने दिया था, उसके प्रमाण थे। जो आतंकवादी आए, पहलगाम में हमला किया, उन्होंने धर्म पूछा, उसके बाद उन्होंने कलमा पढ़वाया और फिर उससे भी उनको मन नहीं भरा तो पैंट भी उतरवाई। और भारत सेना में एक प्रक्रिया होती है जब सरेंडर कराया जाता है, वो प्रक्रिया ये होती है कि हथियार जमा होते हैं, वर्दी उतरती है और साथ में पैंट भी उतरवाई जाती है आखिरी में। वो मौका इस बार था कि उन्होंने हमारे देश के आम नागरिकों की पैंट उतरवाई, हम उनकी सेना का पैंट उतरवाते, सरेंडर कराते और उसके बाद कहते कि अब दुनिया देखो ये है पाकिस्तान की स्थिति। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय सेना, सशस्त्र सेनाओं को सलाम करूंगा। एक शानदार मौका जो उन्होंने मिला था, उसको उन्होंने जो डायरेक्टिव्स थे उसको पूरी तरह से पूरा किया। मैं भारतीय नेतृत्व को भी सलाम करना चाहता हूं, हमारे सिविल प्रशासन को और हमारे देश के मनोबल को, और विश्व से हमने जो लिया बटोरा विश्वास उस पर। और ये सब इसलिए कह रहा हूं कि हम हर लड़ाई को लड़ाई की तरह से नहीं देख सकते। आज जन आक्रोश है, आज लोगों में अजीब सा उन्माद है कि हमें एक मौका था वो हमने खो दिया। और ये प्रश्न बहुत ही माकूल है, लेकिन इस प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है कि हमारा मुद्दा क्या था। हमारी जो प्रॉब्लम थी वो जो आतंकियों से लड़ने की थी, तो हमने आइडेंटिफाई ट्रेस करके उनको पनिश करना था। ये हायर डायरेक्टिव थी, सेना को डायरेक्टिव थी, तो उस डायरेक्टिव को पूरा किया गया और संघर्ष रुका नहीं है। तो आज की जो सिचुएशन है, अगर आपको मैं संक्षेप में कहूँ तो इस अपॉर्चुनिटी को जो हमने खोया नहीं है, इस अपॉर्चुनिटी में हमने कई रियलिटीज जो है भविष्य की वो तलाशी है। आपको शायद समझ में ना आए, या सेना को जो रोल रिस्ट्रिक्टेड था अभी तक, जो हमने एक्ट ऑफ वॉर टेरर को जो हमने करार किया है, खासकर मैं बात करूं इंटरनेशनल एयर स्पेस से, जब नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को जब खासकर नेवी को जब ऑपरेट करना पड़ता है इंटरनेशनल एयर स्पेस में, सी स्पेस में, तो वहां से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। पहले हमारे आर्मी कमांडर्स ने परमिशन मांगा था 10 को भी और 11 को भी, आपको सुना होगा अपने डीजीएमओ के ब्रीफिंग में, और वो आदेश नहीं दिया गया क्योंकि हमें सीमाओं के अंदर रह के विश्व समुदाय का भरोसा देखते हुए लड़ना था। हम उससे आगे नहीं जा सकते थे। और ध्यान रहे कि हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार, हमारी रिक्वायरमेंट परमिट नहीं करती हमें कि हम ये सब करें। यस, मौका तो है और हम तो उसको गवाएंगे नहीं। हमारी डायरेक्टिव इसके आगे तक जा रही है और हम उसको पकड़ेंगे जरूर। थोड़ी सी इसमें हमें जरूरी है वो बरतने की थोड़ी सी पेशेंस, और चुपचाप देखना है। हमारी पॉलिटिकल लीडर और सेनाएं यही नहीं रुकने वाली, थोड़ी आगे जाने वाली है। तो इसको ध्यान से रखिए, फिर हम आगे दिखते हैं। कैप्टन श्याम, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बहुत सारी टेक्निकल चीजें, इंटरनेशनल जो फोरम पर चीजें होती हैं उनका भी ध्यान रखना था, और भारत ने कोई युद्ध नहीं छेड़ा था। आपने बिल्कुल सही पॉइंट दिया कि हमने जिनको टारगेट करना था टारगेट किया सरहद के अंदर से। उसके बाद हमने जवाब दिया जब उनकी सेना ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे सैन्य बेस को अगर उन्होंने निशाना साधा या नागरिक इलाकों में उन्होंने निशाना साधा, तो हमने अपनी सरहद के अंदर से उनको जवाब दिया। हमने, यानी भारत ने कोई युद्ध नहीं छेड़ा था। इसलिए हम ये नहीं समझें कि हम युद्ध से पीछे हट गए, इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है। लेकिन जब इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं, वहां पर एक आम भावना होती है, एक पॉलिटिकल विचारधारा होती है, और साथ में सेना के लिए मौका होता है। क्या इस बार
आपके नजरिए से मैं समझूं कि जो प्लेटफॉर्म यूज किया गया और फिर प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को बताया कि देखिए हमने जो करना था हमने किया, वो भी दायरे में, लेकिन अब बाकी लोग रहे कायदे में, क्योंकि अगला अगर कोई कदम उठा आतंकवाद से तो फिर हम दायरा तोड़ेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा नो टॉक व्हेन देयर इज नो कर्बिंग ऑन द टेरर। टेरर को जब तक रोकेंगे नहीं तो टॉक नहीं, जब तक आप पीओके की बात करेंगे तो टॉक नहीं। हमारी जो डिप्लोमेटिक एंडेवर्स है, हमारे इंडस वाटर ट्रीटी का जो रोका हुआ है, खून और पानी साथ नहीं बहेगा। तो क्लियर बता दिया उन्होंने, इतने कड़े शब्दों में किसी प्रधानमंत्री ने अभी तक पीओजेके की चर्चा नहीं की थी। तो ये क्या सिंदूर दूर तक जा रहा है ना, इसका मैसेज अभी दूर तक है। यही नहीं रुकने वाला भावनात्मक शब्द है, लेकिन इसमें वो आक्रोश भी है, इसमें वो प्रतिरोध भी है, और हम तो सिर्फ पनिशमेंट कर रहे हैं। हमें विश्व समुदाय ने रोल दे दिया है कि अब आप विक्टिम नहीं हो, अब आप लॉज मत करो एफआईआर, अब अपना काम करो। मतलब हम जज के रोल में आए हैं, और जज का रोल लेना आसान नहीं होता एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन में। विश्वास से लिया जाता है। लोगों ने कहा कि नहीं, इनको चोट लगी है, ये अपना फैसला खुद करें। जब हमारे ट्रंप ने ही कह दिया था कि ये दोनों लड़ते रहते हैं, अपने आप कर लेंगे फैसला, तो क्या मिला उसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अब हम उस रोल में हैं, कैपेबल है, मिलिट्री से, इकोनॉमी से, और एक और बात, अपने सॉफ्ट पावर से, अपने सभ्यता से, अपने पुराने संस्कारों से। अगर उसको हम भूल के लड़ने लगेंगे तो फिर हमें पूरा विश्व समुदाय उनके जैसा ही मानने लगेगा, जैसे बाकी लोग आक्रामक होते हैं, विस्तारवादी होते हैं और एक्सपेडिशंस करते हैं। हम मिस एडवेंचर नहीं करेंगे, हम अपनी जगह लेंगे, हम अपने कानूनों के दायरे में रह के अपनी पकड़ बनाएंगे। अब वो ब्लीडिंग नहीं कर सकते वो, अब हम उनको कोल्ड वाइट समुद्र से भी दे पाएंगे। हमारी सेनाओं को अब वो अधिकार मिला है जो पहले नहीं था। अब हम ज्यादा खुश हैं। ठीक है कैप्टन श्याम, आप बने रहिए। कैप्टन त्यागी, जो बात कैप्टन श्याम कह रहे हैं, क्या अब आपको खुद नहीं लगता है कि हाँ, जिस तरीके से इस पूरे गेम में कर्नल त्यागी अमेरिका कूद गया, पहले कहा कि आपस में आप लोग देख लीजिए, हम नहीं करेंगे, आप लोगों का मामला है, फिर जैसे ही पता चला कि हाँ सीज फायर, तो सबसे पहला ट्वीट कर दिया और फिर प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले आकर ब्रीफ भी कर दिया और बाद में फिर से पलट गया। ये जो सारी चीजें हैं, उसमें क्या भारत के पास एक मौका और मिला है, चाहे वो अमेरिका हो या बाकी अन्य देश, उनको भी ये मैसेज देने का कि अगर कल को कुछ होता है तो फिर आपके पास अब कोई दूसरा मौका नहीं होगा हमारे मामले में दखल देने का। मान लें अगर, तो जो आप क्लेम कर रहे हैं कि नहीं आपके ही कहने से हो गया, थोड़ी देर के मान लें, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उसे खारिज कर दिया है, लेकिन अगर मान भी लें कि उसने इंटरवीन किया, उसने सहयोग किया दोनों देशों को साथ लाने में या सीज फायर कराने में, तो उसके लिए भी आखिरी मौका था। देखिए सर, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट टू यू कैप्टन श्याम सर, एंड मुझे समझ नहीं आता, दिल की तसल्ली देने के लिए आपने बहुत अच्छा बताया। आई एम सेटिस्फाइड, जो आपने बताया है मेरे को थोड़ा सुकून मिला है। आई वाज फीलिंग बिट डिफरेंट विद दिस डिसीजन, बट माय पॉइंट इज कि जो मोदी जी हैं उनको हम कुछ और समझते थे। जो पहले पॉलिटिशियंस ने बिहेव किया है, ही इज आल्सो बिहेविंग इन द सेम मैनर। इवन इन 71 जो आर्मी का जो टारगेट था, इट वाज नॉट टू कैप्चर कंप्लीट बांग्लादेश, इट वाज टू कैप्चर सम टेरिटरी टू क्रिएट स्टेट फॉर बांग्लादेशी। जो बंगाली मुस्लिम थे उनको, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट, और यू कैन से ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडरशिप, यू कुड रीच अप टू ढाका एंड हमने पूरा बांग्लादेश कैप्चर कर लिया था। तो माय पॉइंट है कि अच्छा फिर क्या होता है, 71 में उनके 93,000 नंबर सरेंडर कर देते हैं और 54 अपने हम प्रिजनर ऑफ वॉर जो हमारे आउटसोर्स जवान जो पाकिस्तान में थे वो आज तक हम नहीं ले पाए। उससे पहले 67 में भी जब जनरल सगत सिंह नाचलों पे बैठे थे और वो आरटी पावर का हुक्म मानते हैं, तो उनको भी परमिशन नहीं दी जाती कि देन यू विल ब्रिंग दिस कंट्री टू द वर्ज ऑफ वॉर। हम फिर जनरल सगत अपने इनिशिएटिव पर वो एक्शन लेते हैं, चाइना को उसकी औकात दिखाते हैं। और मेरा कहना है कि एवरी टाइम व्हाई आवर पॉलिटिकल लीडरशिप लैक्स दैट काइंड ऑफ विल जो रिक्वायर्ड है। इजराइल को देखिए ना, इजराइल इज नॉट बॉर्डर ऑफ एनी इंटरनेशनल सैंक्शंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी। अमेरिका का एक भी आदमी मर जाता, वो कोई समझदारी नहीं दिखाता, वो कोई सरेंडर और सीज फायर की बात नहीं करता, वो जाके बैठ जाता है और जब तक उसको तबाह नहीं कर देता वो तबाह कर देता है।
मैं थोड़ा सा आपको रोक कर एक सवाल जरूर पूछूंगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है जब आप इस बात का उदाहरण देते हैं कि एक तरफ जनभावना भी है देश की, दूसरी तरफ हमारे पास मौका भी बढ़िया था। तो हमारे पास तो मौका उस वक्त में सबसे बढ़िया था पीओके को वापस ले लेने का, जिस वक्त हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और वही मांग आज उठाई जा रही है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, क्योंकि एक जनभावना अलग है, जनभावना के साथ साथ राजनीति भी इसमें है। कर्नल त्यागी, देखिए ऐसा है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जनभावना किसने उकसाई। देखिए शिमला समझौते में जब इंदिरा जी ने भुट्टो के साथ जो शिमला समझौता किया था, एंड शी ऑफर्ड दैट कि जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास, जो हमारे पास है हमारे पास, लेकिन भुट्टो उसको तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो कहता है कि मेरे देश की जो जनभावनाएं हैं वो पूरा कश्मीर लेने की है, और लेट मी चेक इट, वरना मेरे को जूतों से मारेंगे। तो वो he never came back. He said I'll come back to, he never came back. अभी सेम में हमारे देश की जनता भी पीओके को आराम से बोले रहती थी, लेकिन गृह मंत्री जी ने संसद में जो लोकतंत्र का मंदिर है वहां पे कहा कि हम पीओके लेंगे। भाई कब लेंगे, कितना मौका दिया जाए, 10 साल आप बैठ चुके हैं, अगले तीसरी टर्म चल रही है, और ये मौका भी मिल गया, उसके बाद भी मिल रहा। दैट मीन्स यू आर मेकिंग फुल ऑफ दिस ब्रिटेनरी, तुम देश की जनता के सेंटिमेंट की साथ खेल रहे हो। आप पीओके का इनाम लिया, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, आपको नहीं लेना है तो बस ठीक थे, आतंकवादियों को मारते रहे, आतंकवादियों को फौज मार ही रही है, और वो भी फिर पीओके में जाके क्या मारने की जरूरत थी। आतंकवादी तो यही आएंगे थे ना, वो अब भी आएंगे, यही आगे मार देते, जैसे पहले मारे आज भी मार रहे 2-3 आतंकवादी मारते चले में, तो उनको आने नहीं चाहिए। जरीमार से पाकिस्तान में जाके पीओके में जाके क्यों मार रहे हैं? और ये स्ट्राइकिंग भागलपुर इन 4 प्लेसेस, इफ इट सो, यदि इतनी भावनाओं का सबका ख्याल है तो हमें नहीं करना चाहिए था। जो हमारे अंदर आएगा अंदर आने को ठोकेंगे हम, तो ऐसी बात कर लेते। ठीक है कैप्टन श्याम, देखिए कर्नल त्यागी सेना के पराक्रम, चूंकि वो खुद एक सैनिक रहे हैं, एक बड़े पोस्ट पर उन्होंने सेवा दी है, तमाम सैनिकों की शहादत भी उन्होंने देखी, लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन अभी उनकी थोड़ी सी नाराजगी ये दिख रही है। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल जिसको आप सराह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस पॉलिटिकल विल में थोड़ी कमी अभी दिख रही, क्योंकि ये आपने ही मुद्दा उठाया और वही आज जनभावना के तौर पर लोगों के मन में आ रहा है कि जब हम अपनी सरहद से रहकर उनको कड़ा जवाब दे रहे थे और उनकी परिस्थितियां ये थी, इंटरनेशनल फोरम पर सभी को ये दिखाई दे रहा था कि वो किस तरीके से आतंकवाद को ना सिर्फ बढ़ावा देता है बल्कि झूठ का प्रोपेगेंडा भी करता है। मैं थोड़ा सा सवाल का दायरा बदलूंगा। अब आप देखिए कि जिस हमारे एयरबेस को लेकर वहां प्रोपेगेंडा फैलाया गया मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर सोशल मीडिया में कि हमने यानी पाकिस्तान ने उसे तबाह कर दिया, प्रधानमंत्री आज सुबह ही 7 बजे वहां पर पहुंचे। दूसरा, मैं वहां के सोशल मीडिया को जरा खंगाल रहा था तो उसमें मैंने देखा कि कोई एक मोहतरमा थी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो हैकर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैकर्स से देखिए कमाल का काम किया। भारत में तो 70-80% लाइट बंद हो गई थी, हैक कर लिया था। उनके बड़े बड़े जो अलग सेक्टर के क्षेत्र के लोग हैं जो काम करते हैं सेना के लिए या फिर सहयोग करते हैं खुफिया एजेंसियों के लिए, हमने उनकी वेबसाइट हैक कर दिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल के लोग हैं। एक सोशल मीडिया की बड़ी अच्छी तस्वीर है जो कि वहां से निकल कर आई कि गधों पर कुछ लोग बैठकर निकले थे और कहा गया कि F-17 से वो आ रहे हैं भारत के अंदर। लेकिन इन सबके बीच में, इस प्रोपेगेंडे के बीच में एक मुद्दा जो कि पीओके का है वो लोगों को बार बार याद आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो भावनाओं की बात है और सैनिक तो हमेशा चाहता है कि वो अपनी जो देश की जो जमीन है उसको वापस ले, क्योंकि कई कुर्बानियां देने पड़ती हैं। तो मैं उस हिसाब से उनकी भावना का कद्र करता हूं। लेकिन आज का जो युद्ध है और जो हमारी 71 की स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, दोनों में काफी अंतर है और काफी सिचुएशंस चेंज हो चुके हैं। आज का भारत वैसे मिलिट्री से बहुत सशक्त है और इकोनॉमी से भी सशक्त है और जरूरी है कि हमें ये काम करना होगा सोच समझ के। तो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के साथ लड़ने में हमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है और हमने उनको घुटने पे लाके किया। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस हमें देना होता है। हमें ऐसे नहीं देना है जैसे कि हमें को पूरे विश्व का समुदाय हमारे अगेंस्ट में हो जाए। तो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस हम बना रहे हैं। हमारी न्यूक्लियर पोस्चरिंग सबको पता है, हमारी पॉलिसी भी सबको पता है। लेकिन अब जो न्यू नॉर्मल्स बना है इसमें अब हमको वो मुद्दा मिल जाएगा कि अब हम तो देखिए अपने 370 हमने हटाया, 5 साल से शांति ला रहे थे, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो गई थी, कश्मीर में अमन चैन था।
पहलगाम ने हमारी इकोनॉमी को प्रभावित किया, हमने हिंदुत्व ट्रीटी से उनकी एग्रीकल्चर की इकोनॉमी को प्रभावित किया, हमने डिप्लोमेटिक एंडेवर्स तोड़ लिए, हमने विश्व को बताया, समझाया सभी को और उनको कहा कि ये सब गलत हो रहा है। विश्व समुदाय ने हमें अपने आगे बढ़ने का रोल दिया, हम आगे बढ़ने लगे, हमने मिलिट्री लगाई, हमने टेरर कैंप मारे, उन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन मारे, हमने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को पूरी तरह से मार दिया और अब वो परेशान हो गए, उनको भीख मांगना पड़ा कि अब लड़ाई बंद करो। लड़ाई तो बंद हुई नहीं, हमने कहा कि नहीं, संघर्ष विराम किया है हमने, युद्ध को हमने छेड़ा ही नहीं था और अगर आप मारोगे तो अब मारेंगे। अब हम डिसाइड करेंगे आतंकवाद होता क्या है, घुसपैठिए होते क्या है, कब कैसे लड़ना है, कितनी पावर, कब बंदूक छोड़नी है, गोली को कैसे चलेगा, अभी पेशेंस रखना है। हम अब उस स्थिति में आ गए हैं कि देखिए हमारा एम तो है ही पीओजे के और वो है ही, ले लेंगे। हमने ये 71 में सरेंडर करके उनको चिमना चौटाटा कर दिया, 93 कर दिया, उससे नहीं सोचना है। वहां पे हुआ तो हुआ, उस स्थिति का हुआ। आज की स्थिति में हम पावरफुल हैं, हम डिक्टेट कर सकते हैं और वही हमने किया है। हमने एक तरह से वार को एक लंबा फंदा देके उसके बाद हमने रस्सी अपने हाथ में रख ली है, जब जैसे होगा उससे हम खेलेंगे, मेरा ये कहना है। कैप्टन श्याम, क्लोजिंग कमेंट ही आपका चाहूंगा। जो आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां भी बदलती हैं, हम उदाहरण लेते हैं 71 का, लेकिन अब हम 25 में बैठे हैं, न्यूक्लियर पावर दोनों देश हैं। यही बात कही भी ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि 2 परमाणु शक्तियों को और लाखों लोगों को मरने से मैंने बचा लिया। क्रेडिट लेने में वो आगे रहते हैं और कब क्या बोल दें इनका कोई भरोसा है नहीं। लेकिन क्या अब आज के दौर में जो आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां बदली हैं और न्यूक्लियर पावर दोनों ही हैं, और तब प्रधानमंत्री कहें कि मैं ब्लैकमेलिंग नहीं सहूंगा, हमारा देश ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग जो बार बार देता है पाकिस्तान, वो अब खारिज करता है, स्पष्ट है। बिल्कुल, हम हमने कह दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हम नहीं सुनेंगे। ब्लैकमेलिंग अब करेंगे क्या, उनके पास कैपेबिलिटी रहनी भी तो चाहिए। ये क्या पता है उनके पास क्या है क्या नहीं होता, ऐसे बोलते रहते हैं तो वो जाने उनका। हमने सरगोजा उड़ा दिया है, हमने नूर खान उड़ा दिया, हमने रहीम खान उड़ा दिया, स्ट्रेटेजिक बेसिस तबाह कर दिए, कमांड कंट्रोल सेंटर नष्ट कर दिए, स्ट्रेटेजिक कमांड जो उनका है, जो न्यूक्लियर कमांड चलाता है, उस पर भी ध्वनि चली गई है। रावलपिंडी हेडक्वार्टर बगल में ही था उसके, बहुत सारे ट्रैक चले गए। मैं नेवल पायलट हूँ, एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूँ, समुद्र की स्थिति समझता हूँ, सिंध और मकरान कोस्ट देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, मैं तबाही देख रहा हूँ और उनकी परेशानियां देख रहा हूँ। मुश्किल हो जाएगा उनको अब कुछ करना। तो अभी आप हमें बस जनाक्रोश, हमारे जो युवा हैं उन पर हमें ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा काम हुआ है और थोड़ी बात समझिए, हमें रिस्ट्रेंट से काम करना था और ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। किसी भी देश का जो नेता होता है, हम उसके लिए मिलिट्री सिर्फ अपनी पॉलिटिकल विल के साथ काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काम करती है कि कौन क्या है, हमें स्थिति देखनी है। मैं सामरिक रूप से भी देख रहा हूँ देश को, सेना की तरफ से भी देख रहा हूँ, दोनों में बैलेंस करके मैं देखता हूँ स्थिति ठीक चल रही है और दिशा सही है, गति भी सही है। ठीक है कर्नल त्यागी, क्लोजिंग कमेंट आपका ही। आप जैसा बार बार कह रहे थे कि जो फितरत है, जो आदत है पाकिस्तान की, वो बदलने वाली तो है नहीं और वो मौका हो सकता है कि बहुत ज्यादा विलंब ना हो, बहुत जल्दी ही मिल जाए, 6 महीना 1 साल। जो कैप्टन श्याम बोल रहे हैं सब बिल्कुल अच्छा है, मोदी जी ने भी यही कहा है। एंड फिर मैं कहूँ कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहा है, वहाँ का आर्मी चीफ भी ऐसा ही कह रहा है जैसे हम कह रहे हैं। बस उसमें थोड़ा सा फर्क है कि वो पाकिस्तान कह रहा है उधर कि पाकिस्तान ने झंडे गाड़ दिए, इधर हम भारत को झंडे गाड़ रहे हैं। माय पॉइंट इज, जब तक वो साला खुद न रोके बोले कि हाँ आई एम सरेंडरिंग, पब्लिकली ना सरेंडर करे, जैसे नियाजी ने बोला था कि हाँ हम हार मान गए, बोले पब्लिकली, दिखाए समाचार नीचे रखे, तब तक नहीं। आप पाकिस्तान का चैनल सुन लीजिए, वो अपने सेना की तारीफ में कसीदे बोल रहे हैं, भले ही वो उन्होंने कुछ नहीं किया, दे आर ऑल डूइंग प्रोपेगेंडा, आई डोंट नो, बट पॉइंट इज कि वो पब्लिकली अपनी जो कमर थपते पा रहे, अपनी सेना की कमर थपते पा रहे, मुनीर जी अपनी थपते पा रहे। तो पॉइंट है कि जब तक इतना जोर से भूसा न लगे, बताए कि हाँ मेरे टूट गए, 32 तो नहीं टूटे लेकिन 4-5 टूटे और दिखाए रीडिंग, नहीं करना है हमने उसको, नॉट एक्सेप्टेबल। चलिए, मैं आपकी भावनाओं का बिल्कुल सम्मान करता हूं, ये आक्रोश है और मुद्दा भी पॉलिटिकली दिया गया था, तो वो मुद्दा भी आज लोगों के जहन में आ रहा है। बहुत शुक्रिया कर्नल त्यागी आपका और कैप्टन श्याम आपका। तो मौजूदा दौर में जो परिस्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो स्पष्ट हैं कि भारत ने अपनी तरफ से संकेत तो दे दिया है, संदेश भी दे दिया है, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, वो टू बी कंटिन्यूड है। वो एक नई पॉलिसी के साथ आतंकवाद के खिलाफ लगातार चलता रहेगा, कसौटी पर परखने के बाद, पाकिस्तान के वादे को साथ समझने के बाद। नमस्कार।